Good morning students and my dear friends, today is 3rd of May 2023 Wednesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी और फाइनेंस रिलेटेड अदर अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x, मीन्स आप इस वीडियो को 1.25x की स्पीड से सुन सकते हैं। थॉट ऑफ द डे इज विक्ट्री इज स्वीटेस्ट व्हेन यू हैव नोन डिफीट। और आज के मिंट पेपर के अप्रॉक्सीमेटली 9 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं जो कि मिंट ने अपने फ्रंट पेज पे कवर करी हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के अप्रॉक्सीमेटली 13 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, RBI फैटन गोल्ड रिजर्व्स एज इट ब्रेसेस फॉर ग्लोबल अनसर्टेनिटी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपना गोल्ड रिजर्व है उसको इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया है। अगर हम मार्च के क्वार्टर की बात करें तो मार्च के क्वार्टर मीन्स Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में RBI ने अप्रॉक्सीमेटली 10 टन्स ऑफ गोल्ड का एक्विजिशन किया था, या 10 टन गोल्ड था वो एक्वायर खरीदा था। और इस एक्विजिशन के बाद, इस परचेज के बाद अगर हम देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द टॉप 5 गोल्ड बायर्स फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि जिस तरीके से बुलियन मार्केट में और फाइनेंशियल मार्केट में और ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई हैं, उसको देखते हुए जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी अपने जो रिजर्व्स हैं उनको डाइवर्सिफाई कर रहा है इन ऑर्डर टू ब्रेस फॉर द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। तो किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करता है इनटू डिफरेंट करेंसीज और इनटू डिफरेंट बुलियंस। और अगर बुलियंस की बात करें तो बेसिकली गोल्ड के फॉर्मेट में ही जो रिजर्व है वो मेंटेन किया जाता है। और अगर करेंसी की बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग करेंसी जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, इन सारी करेंसीज के फॉर्मेट में भी जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो रिजर्व मेंटेन करते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द शॉक फ्रॉम एनी अनसर्टन सिचुएशन, जिससे कि उनके पास एनफ रिजर्व रहे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहे फॉर पेइंग फॉर देयर इम्पोर्ट्स एंड अदर नेसेसिटीज़। और जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी में इस समय अनसर्टनिटी बनी हुई है और जिस तरीके से डॉलर और अदर करेंसीज की वैल्यूएशन फ्लक्चुएट कर रहा है, जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस देखने को मिल रही है, उसके बाद से जो सेंट्रल बैंक्स हैं दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर गोल्ड रिजर्व। क्योंकि गोल्ड जो है वो जनरली एक स्टेबल प्राइस में रहता है, करेंसीज की तरह उसका प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करता है। और इसीलिए मार्च के क्वार्टर्स में अगर हम देखें तो सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही नहीं, अदर कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स ने भी जो गोल्ड की परचेज है, जो गोल्ड का एक्विजिशन है वो इंक्रीज किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 टन्स जो है गोल्ड मार्च के क्वार्टर में खरीदा है, इस पर्टिकुलर परचेज अमाउंट के बाद टॉप 10 की, या हम बोल सकते हैं टॉप 10 बायर की लिस्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया है। एंड द रीसेंट परचेज दैट हैव 12 RBI's टोटल गोल्ड रिजर्व इज जस्ट 800 टन्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 800 टन्स का गोल्ड रिजर्व जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेंटेन किया है। एंड दिस इज द रिकॉर्ड फॉर सेंट्रल बैंक इन केस ऑफ RBI के लिए अभी तक का रिकॉर्ड गोल्ड एक्विजिशन है। और अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स के या पिछले कुछ मंथ्स के एक्विजिशंस को देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 27 टन का गोल्ड जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्वायर किया है फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2022। और अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर 23 की बात है तो अप्रॉक्सीमेटली 40 टन्स का गोल्ड जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ख़रीदा है। क्योंकि जिस तरीके से डॉलर्स और अदर एसेट्स में हमें वीकनेस और उनकी वैल्यू में मॉडरेशन देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली गोल्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर सेंट्रल बैंक्स एज वेल एज फॉर इन्वेस्टर्स। तो ऑफिशियल डेटा जो आया है इंडिया के गोल्ड रिजर्व का, जो कि मार्च क्वार्टर का है, वो अभी भी पब्लिक नहीं किया गया है। और कौन पब्लिश करता है इसको? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, आप याद कर सकते हैं, WGC इस डेटा को पब्लिश करता है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइड से भी कोई अभी इस पर्टिकुलर क्वेरी को लेकर के रिस्पॉन्स नहीं देगा, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। बट एक्सपर्ट का ये कहना, जो बुलियन मार्केट के एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है विद अदर सेंट्रल बैंक्स आर कीप्स ऑन बाइंग द गोल्ड। और RBI कंसिस्टेंटली अपने पिछले 5 सालों से अपने जो गोल्ड रिजर्व है उनको इंक्रीज कर रहा है, जो गोल्ड होल्डिंग्स हैं उनको इंक्रीज कर रहा है।
और अगर पिछले 5 सालों का डेटा देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 230 टन का जो गोल्ड है उस पीरियड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्वायर किया है in order to bolster its reserve amid the rising global uncertainties and geopolitical situation। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि करेंसीज और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है उनके वैल्यूएशन जो है फ्लक्चुएट करते हैं, गोल्ड सर्व द पर्पस एंड दैट इज वाई सेंट्रल बैंक्स all across the country, all across the world are actually purchasing more and more gold। और ऐसा सिर्फ सेंट्रल बैंक के केस में ही नहीं देखने को मिला, अगर हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उसमें भी हमें गोल्ड को लेकर के जो अट्रैक्शन है वो हमेशा ही देखने को मिलता है। और रिसेंटली गोल्ड के प्राइस जिस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि ना इन्वेस्टर्स आर ऑप्टिंग मोर गोल्ड फॉर पार्किंग देयर मनी, फॉर पार्किंग देयर इन्वेस्टमेंट। और इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी फिलहाल के लिए गोल्ड को लेकर के जो अट्रैक्शन है, जो गोल्ड को लेकर के जो इंक्लिनेशन है, जो गोल्ड परचेज है, गोल्ड की तरफ जो इन्वेस्टमेंट है, ये आगे आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेगा कि फाइनेंशियल मार्केट, ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ जो हैं, बैंकिंग जो क्राइसिस हैं, उन सब का इम्पैक्ट अभी हमें आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सो दिस इज़ द शाइन ऑफ येलो मेटल, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। फाइनेंशियल ईयर 18 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 23 तक का इंडिया के गोल्ड रिजर्व तक का डेटा दिया हुआ है। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इन टन्स। तो इन टन्स में ये वैल्यू तुम देख सकते हैं 2018 में 560 टन्स था इंडिया के आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व, जो कि आरबीआई इंक्रीज कर रहा है पिछले 5 से 6 सालों में और इस समय 790 अप्रॉक्सीमेटली 800 टन के आसपास पहुंच गया है। एंड दिस इज द प्राइस ऑफ गोल्ड ऑन MCX कमोडिटी एक्सचेंज में। अगर हम देखें तो ये गोल्ड के प्राइस भी लीनियर फॉर्मेट में हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। And that is why being in a stable commodity in terms of price, gold is one of the very best investment avenue for any entity, any individual। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 1 of Mint paper। Government eyes model reality contracts। Government is planning to draft a model to develop a model for what? For contract in real estate transactions। तो real estate sector में, reality sector में, यानी जो लैंड एसेट्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें जो ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट करती है उन ट्रांजैक्शन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, सेल्स एग्रीमेंट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए गवर्नमेंट एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रही है, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट प्लान कर रही है। किस सेक्टर के लिए? रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। तो जितने भी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, उनके सेल्स एग्रीमेंट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, एक्सपेक्टेशंस गैप को नैरो करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बूस्ट करने के लिए, कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि कंज्यूमर जो है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, गवर्नमेंट एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रही है रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए। तो बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका इंटरेस्ट सेव किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म कर रही है रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस को लेकर के, और इस रिफॉर्म के तहत एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जा रहा है। तो एक तो ये जो इतने भी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको स्ट्रीमलाइन करेगा। जो रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको ये मॉडल कॉन्ट्रैक्ट अगर इंप्लीमेंट हो जाता तो डेफिनेटली दिस विल स्ट्रीमलाइन all the real estate transaction। Apart from it, this model contract is also expected to lessen the burden on Indian consumer courts, जो कि कई सारे फेल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जहाँ पर बायर्स जो हैं या सेलर्स जो हैं वो अपने एग्रीमेंट को ऑब्लाइज नहीं कर पाते, तो इंडियन कोर्ट्स में बहुत सारे रियल एस्टेट के जो केसेस हैं वो पेंडिंग है। और अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द जो केसेस हमें देखने को मिलते हैं वो मिडिल इनकम ग्रुप सेगमेंट में देखने को मिलते हैं, जहां इंडिविजुअल अपनी सारी कमाई, सारी सेविंग्स जो है वो एक घर खरीदने में लगा देता है, और जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो सेविंग लेकर के फिर उनको घर जो है वो टाइम पर या होम जो है वो टाइम पर डिलीवर नहीं करते, जिसकी वजह से इंडियन कंज्यूमर कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5,50,000 केसेस जो हैं वो इंडियन कंज्यूमर कोर्ट में पेंडिंग हैं दैट आर रिलेटेड टू रियल एस्टेट सेक्टर ओनली। और इसीलिए गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर में रियलिटी में जो भी माल प्रैक्टिसेस प्रिवलेंट हैं, जिस तरीके से कंज्यूमर को हैरस किया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उन सारी प्रैक्टिसेस को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट जो है एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रही है, मॉडल फ्रेमवर्क तैयार कर रही है सेल्स एग्रीमेंट के लिए, जिससे कि सेलर और बायर के बीच में जो सेल्स एग्रीमेंट होने से पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्लियरली विजिबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो और ट्रांसपेरेंट हो, किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हिडन ना करी जाए बायर से स्पेशली।
एंड दिस पर्टिकुलर मूव्स एम टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर हु आर इन्वेस्टिंग देयर लाइफ सेविंग इन द होम्स। एज आई डिस्कस कि अपनी वो पूरी ज़िंदगी भर की कमाई घर में लगा देते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो एक्चुअली सेलर्स होते हैं, वो कोई ना कोई रीज़न दे करके उस पर्टिकुलर मनी को मिसयूज़ करते हैं, और जो टाइमली डिलीवरी होती है घर की या होम की, वो बायर्स को नहीं मिल पाती। So just to reduce this gray area in sales agreement and reduce the amount of dispute in these reality state and reduce the burden on Indian consumer courts, government is actually planning to develop this model contract. So this model contract will be the preventive measure. Mind it student, this is a preventive measure, this is not the curative. गवर्नमेंट पहले से ही रूट कॉज को ट्रीट करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि कम से कम डिस्प्यूट हो और कम से कम केसेस देखने को मिले इंडियन कंज्यूमर कोर्ट। दिस इज अ प्रिवेंटिव मेजर दैट विल इंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ द बायर्स विल नॉट गेट हैम्पर्ड। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। इन्वेस्टर्स इन अडानी रिफ्यूज ओनर इन्फो। तो सम फॉरेन फंड इन्वेस्टमेंट in Adani Group companies have denied or declined to identify their beneficiary owners, citing the client confidentiality. तो अडानी ग्रुप के जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हैं उनके बारे में जब सेबी ने जो इन्वेस्टिगेशन करा, उसने इन्फॉर्मेशन मांगी, तो सेबी को फिलहाल के लिए कई सारे जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, उन्होंने मना कर दिया कोई भी बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन या ओनर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के। और उसका रीज़न उन्होंने क्या दिया? उन्होंने रीज़न दिया कि क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी है और फॉरेन प्राइवेसी लॉ की वजह से वी कैन नॉट डिस्क्लोज आवर बेनिफिशियल ओनरशिप, कि हमारा इन्वेस्टमेंट किसका है मैं आपको नहीं बता सकते, जिसकी वजह से सेबी को अपना जो इन्वेस्टिगेशन है, जो इंक्वायरी है, वो टाइमली मैनर में फिनिश करने में प्रॉब्लम हो रही है। और हमने इसको डिस्कस भी किया था कि सेबी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्प ले सकता है फॉर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन ऑन अडानीज इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज मार्केट। सो लेट अस सी कि आगे क्या होता है, गवर्नमेंट हेल्प करती है या नहीं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंजन टू ट्रबल स्टार गो फर्स्ट फ्लाइट पाथ। तो वाडिया ग्रुप की जो एयरलाइंस थी, जिसको हम बजट एयरलाइंस के नाम से भी जानते हैं, गो फर्स्ट जो है वो बैंकरप्ट हो गई है, और उसने अपने जो ट्रैवल पार्टनर्स हैं उनको नोटिस भी दिया था 3 days का शटडाउन का, और ये भी क्लियर किया था कि वो बिकॉज ऑफ द फाइलिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स जो गो फर्स्ट की फ्लाइट हैं वो फिलहाल के लिए सस्पेंडेड रहेंगी। तो गो फर्स्ट जो है वो बैंकरप्सी में जा चुका है, और जो रीजन साइट किया है गो फर्स्ट ने, दैट इज एवर इंक्रीजिंग इशू विद एयरक्राफ्ट इंजन मेड बाय पर्टिकुलर कंपनी प्रैट एंड विटनी। तो कई बार इससे पहले इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जाने से पहले कई बार गो फर्स्ट ने अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल करी थी, और बाय द टाइम दे हैव साइटेड द रीज़न कि जो इनका इंजन फेलियर है उसकी वजह से, इंजन में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ नहीं कर पाएगी। तो उसी पर्टिकुलर रीज़न को साइट किया उन्होंने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में भी, कि प्रैट एंड विटनी ने जो इंजन दिए हैं उनकी वजह से जो है वो फ्लाइट प्रॉपरली टाइम पर टेक ऑफ नहीं कर पा रही, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं। अब अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम देखें तो अदर इश्यूज़ भी हमें देखने को मिलेंगे। मार्केट शेयर अगर हम गो फर्स्ट का देखें, अगर हम डोमेस्टिक पैसेंजर उनका नंबर देखें या फुटफॉल देखें, तो वी कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एरा में जो गो फर्स्ट है उसको ऑपरेट करने में चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। एंजल टैक्स ड्राफ्ट रूल्स लाइकली विद इन 10 days। तो फाइनली एंजल टैक्स के जो प्रोविजंस हैं जिसको गवर्नमेंट ने लास्ट यूनियन बजट में इंट्रोड्यूस किया था, वैल्यूएशन रिलेटेड जो कंसर्न थे स्पेशली स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन को लेकर के पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। हम कई बार डिस्कस भी कर चुके, कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो फेक वैल्यूएशन करके फंड रेजिंग कर रहे हैं थ्रू IPOs, और इसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स से रिलेटेड रिफॉर्म्स लाए थे और अदर वैल्यूएशन रिलेटेड रिफॉर्म्स भी लाए थे। और लास्ट यूनियन बजट में यानी इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था कि कुछ एंजल टैक्स जैसे जो प्रोविजंस हैं गवर्नमेंट वो इंट्रोड्यूस करने जा रही है। फाइनली कहा जा रहा है कि जो ड्राफ्ट रूल है वो तैयार हो चुका है, जहां पर वैल्यूएशन रिलेटेड जो कंसर्न है स्टार्टअप्स के, स्पेशली जो एंजल टैक्स से रिलेट करते हैं, वो सारे प्रोविजंस जो है वो तैयार हो चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो बहुत जल्दी ड्राफ्ट रूल को पब्लिश कर देगी विद इन 7 to 10 days एज पर द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस पर्टिकुलर नए प्रोविजन में जो नया प्रोविजन आ रहा है एंजल टैक्स का, इस पर्टिकुलर प्रोविजन में एंजल टैक्स को जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं
कि उनके भी ट्रांजैक्शन में भी एक्सटेंड किया जा रहा है जस्ट टू अवॉइड द एंटी टैक्स अवॉइडेंस मूव। तो एंटी टैक्स अवॉइडेंस मूव को एक्सपेंड करने के जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, इसलिए गवर्नमेंट जो है अब वो फॉरेन इन्वेस्टर्स पर भी एंजल टैक्स लगाएगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस एंजल टैक्सेस। बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, हमने कई बार कवर भी किया है। तो एंजल टैक्सेस आर टैक्सेस funds raised by startup if they exceed the fair market value of the company. So if any startup exceed the fair market value of the company, it means company का valuation एक certain amount के बाद अगर increase होता है, in that case these angel taxes are applied. It is 30% tax that is levied on funding received by startups from an external investors। तो ऐसे external investors जो invest कर रहे हैं किसी particular startup में जिसकी valuation FMV से ज़्यादा बढ़ गया, fair market value से ज़्यादा बढ़ गए, तो उन investors पर ये 30% angel tax applicable होता है। Section 56 clause 2 of income tax is basically known as the angel tax that was first introduced in 2012, यानी 2012 में ये एंजल टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था इनकम टैक्स एक्ट में एज अ क्लॉज, एज अ एडिशनल क्लॉज। और एज ऑफ नाउ 30% लगता है एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स पर एंड और बेसिकली ऐसे स्टार्टअप्स पर जो कि एक सर्टेन फेयर मार्केट वैल्यू पर पहुंचने के बाद एक्सटर्नल सोर्सेज से फंड रेज करते हैं। एंड व्हाट इज द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजल टैक्स? टू डिस्करेज लॉन्ड्रिंग ऑफ अनअकाउंटेड मनी वाया अनलिस्टेड फर्म डिस्गाइज्ड एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज़ को डिस्करेज करना, जो ब्लैक मनी जनरेशन होता है उसको डिस्करेज करने के लिए, फेयर टैक्स प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एंजल टैक्स लाया था। एंड द टैक्स कवर्स इन्वेस्टमेंट इन एनी प्राइवेट बिजनेस एंटिटी एंड स्टार्टअप्स। However, there are certain exemption on this. Only certain classes of investors whose investment are exempted from an angel tax are SEBI registered Cat 1 or second or Cat first or second AIFs, that is alternative investment funds. These are actually exempted from the angel tax. IFSCA registered CAT1 or CAT2 AIFs are also exempted from these types of angel tax. So कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनको रेज करने में उन पर एंजल टैक्स नहीं लगता। हालांकि इसके बाद बहुत सारे जो प्रोविजनिंग थे उसमें चेंजेस भी किए हैं गवर्नमेंट ने। कुछ ड्रॉबैक्स इसके हैं कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ दिस एंजल टैक्स। बहुत ह्यूज अमाउंट का 30% टैक्स है, तो जो फंड्स स्टार्टअप्स होते हैं उनको प्रॉपर फंड अवेलेबल नहीं होता। स्टार्टअप्स पर एडिशनल टैक्स लायबिलिटीज़ होती है, कभी कभी रिवर्स फ्लिपिंग भी देखने को मिलती है। स्टार्टअप्स का कहना है कि दिस इज़ अनफेयर ऑल्सो। मार्केट जो फेयर मार्केट वैल्यू से कैलकुलेशन को लेकर के भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी नहीं है, इलॉजिकल है ऐसा कहना है। तो कई सारे इसके जो हैं वो ड्रॉबैक्स भी हैं। हालांकि गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए अब जो है इस एंजल टैक्स का जो होराइजन है या जो कवरेज है उसको और ज़्यादा, या जो स्कोप है उसको ज़्यादा ब्रॉड करके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जाके उनको उस ट्रांजैक्शन को भी इस पर्टिकुलर टैक्स पर्व्यू में ला रही है। अर्लियर दीज प्रोविजंस वर ओनली एप्लीकेबल टू द लोकल रेजिडेंट इन्वेस्टर्स। पहले केवल डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स थे उन पर एप्लीकेबल था ये टैक्स, एंजल टैक्स। लेकिन अब नए प्रोविजंस जो कि प्रपोज किए हैं गवर्नमेंट ने, दिस एंजल टैक्स विल बी अप्लाइड ऑन द premium to fair market value of a company shares during a funding round to raise capital. तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं अब उनके ट्रांजैक्शंस पर भी एंजल टैक्स लगाया जाएगा। द एक्सेस प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ शेयर्स बाय इंडियन अनलिस्टेड कंपनी टू फॉरेन इन्वेस्टर विल बी कंस्ट्रक्टेड और विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। और अगर फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर फंड को या हम बोल सकते हैं शेयर्स को बेचा जा रहा है स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट पर भी अब जो है वो टैक्स लगेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टअप्स के पास आ रहा है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज काउंट किया जाएगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि ये जो नया प्रोविजन ला रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2023 के तहत जो एंजल टैक्स का इसको ब्रॉड किया जा रहा है, दिस विल डिस्करेज द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करेगा। स्टार्टअप्स में जो फंडिंग मिलती है स्टार्टअप्स को अभी वो फिलहाल के लिए नहीं मिलना या कम हो जाएगी, क्योंकि अगर 30% टैक्स देना पड़ेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में, तो डेफिनेटली दे विल नॉट इन्वेस्ट इन इंडियन स्टार्टअप। वो किसी और स्टार्टअप, किसी और कंपनी के स्टार्टअप या किसी और कंट्री के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे। तो इंडिया में स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम के लिए दिस particular move may be a worst hit as per the expert.
हालांकि गवर्नमेंट का कहना है, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स अवॉइडेंस को लेकर के जो मेजर्स ले रही है वो उसके इसलिए इस पर्टिकुलर जो इनका एंजल टैक्सेस का स्कोप बढ़ाया जाए। तो इंडिया की गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो ये नहीं चाहती कि इंडिया एक टैक्स हेवन की तरह इसको ट्रीट किया जाए। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टैक्स प्रोविजंस that Indian Union budget has extended the angel tax provisions to the transactions involving the foreign exchange or foreign investors। तो प्रीमियम पर एप्लीकेबल होता है जो कि फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर के वैल्यूएशन पर फंड रेज करते हैं जो स्टार्टअप्स, उनको ये एंजल टैक्स देना होता है। सो दीज आर द की प्रोविजंस, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन बट आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट बिल फॉल्स 5% ऑन ग्लोबल स्लोडाउन। कल की न्यूज एनालिसिस में हमने डिस्कस किया कि इंडिया ने जो जीएसटी कलेक्शन हुआ एक रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन किया इन द मंथ ऑफ अप्रैल, लेकिन अगर हम इसका ब्रेकअप देखें जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन का अगर हम ब्रेकअप देखें तो हमें एक डिफरेंट पिक्चर देखने को मिलती है। ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन में तो इंक्रीज हुआ है, बट अगर हम इंटीग्रेटेड जीएसटी की बात करें तो इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्शन में हमें फॉल देखने को मिला है। आईजीएसटी क्या होता है? आईजीएसटी इज द इंडायरेक्ट टैक्स लेविड अंडर जीएसटी रेजीम ऑन interstate। interstate means between two state supplies of goods and services as well as on import and export। तो import and export पर IGST लगाया जाता है। इसके अलावा जो interstate transactions होते हैं, जो interstate goods का मूवमेंट होता है, सर्विसेज का मूवमेंट होता है, उस पर भी IGST लगता है। And the IGST Act governs the IGST and the central government is in charge of collecting this tax under IGST। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो IGST कलेक्ट करती है और इस कलेक्शन के बाद जो बिटवीन द स्टेट जो है वो सेंटर डिवाइड करते, जो स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजैक्शन में, गुड्स एंड सर्विसेज के बाइंग और सेलिंग में, उन स्टेट के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट इस आईजीएसटी को डिवाइड कर देती है। तो बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिफ्लेक्शन भी करता है आईजीएसटी कलेक्शन, और इंटर स्टेट बिटवीन टू स्टेट्स की कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है इसको भी इंडिकेट करता है। और जीएसटी कलेक्शन जो कि अप्रैल के मंथ में बढ़ा है, लेकिन अगर हम आईजीएसटी को देखें तो आईजीएसटी में हमें फॉल देखने को मिला, अप्रॉक्सीमेटली 5% का कम आईजीएसटी कलेक्ट हुआ है। और जो उसका रीजन साइड किया जा रहा है दैट इज म्यूटेड एक्सटर्नल डिमांड। तो इंपोर्ट से जो आईजीएसटी कलेक्ट होता है स्पेशली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो इंपोर्ट से जो आईजीएसटी कलेक्शन हुआ है उसमें हमें फॉल देखने को मिल रहा है। और उसका रीजन ये कहा जा रहा है कि म्यूटेड एक्सटर्नल डिमांड इंड्यूस डिप्रेस्ड कमोडिटी प्राइसेस दैट हैव कास्ट अ शैडो ऑन दिस आईजीएसटी मॉप अप। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है, जो एक्सटर्नल डिमांड है वो इम्पैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो रिड्यूस हुआ होगा प्रोबेबली, या जो हम बोल सकते हैं जो कमोडिटीज़ के प्राइसेस हैं वो इम्पैक्ट किए हैं, जिसकी वजह से फाइनल जो जीएसटी कलेक्शन है हमें वो रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो बहुत ज़्यादा फर्क हमें इंडिया में नहीं देखने को मिल रहा, बट हाँ कमोडिटी प्राइसेस की वजह से जो आईजीएसटी कलेक्शन हुआ है वो रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। द रेवेन्यू फ्रॉम दिस हैड फेल 4.7%, यानी अप्रॉक्सीमेटली 5% फॉल किया है इन कंपैरिजन टू द सेम मंथ प्रीवियस ईयर। यानी लास्ट ईयर अप्रैल के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 36,705 करोड़ का आईजीएसटी कलेक्ट हुआ था, जो कि इस बार रिड्यूस होकर के 34,772 करोड़ ही रह गया है। एंड द फॉल इन जीएसटी फ्रॉम इंपोर्ट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ डिक्लाइन इन इनबाउंड इन शिपमेंट ऑफ गुड्स इन मार्च। तो मार्च में इंपोर्ट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इंपोर्ट से जो आईजीएसटी कलेक्ट हो रहा है वो रिड्यूस हुआ है। मर्केंटाइज इंपोर्ट डिक्लाइन बाय ऑलमोस्ट 8% एट $58.11 बिलियन इन द मंथ ऑफ मार्च, और इसीलिए अप्रैल का कलेक्शन जो है हमें फॉल होता हुआ दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर एक ट्रिकी पॉइंट है कि जो हम अप्रैल जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं वो बेसिकली मार्च की एक्टिविटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। जब मार्च का जो कलेक्शन होगा वो अप्रैल तक के हमें 20 अप्रैल तक के या 10 अप्रैल तक के ड्यूरेशन में देखने को मिलता था। जब हम कभी भी बोलते हैं कि मार्च में जीएसटी कलेक्शन इंप्रूव हुआ या मार्च में आईजीएसटी कलेक्शन इंप्रूव हुआ या कोई भी कलेक्शन टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हुआ, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्च एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ मार्च एक्टिविटी। मार्च में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका कलेक्शन अप्रैल के में पब्लिश होता है, दैट इज व्हाई वी ट्रीट एज अ अप्रैल डेटा। अप्रैल का जो कलेक्शन होगा वो हमें मई में रिसीव होगा, क्योंकि 10th और 20th डेट होती है नेक्स्ट मंथ की, 10th और 20th डेट होती है डिफरेंट बिजनेसेस के लिए वो अपना जीएसटी सबमिट करें। तो बेसिकली क्रूज ऑयल के प्राइस में फॉल की वजह से क्रूज ऑयल के इंपोर्ट जो है वो हमारा फॉल किया, जिसकी वजह से इसका अदर कमोडिटीज़ में भी हमें फॉल देखने को मिल रहा है मार्च के मंथ में इंपोर्ट में। तो इंपोर्ट से जो आईजीएसटी कलेक्शन हुआ है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, एंड दिस इज द आईजीएसटी मॉप अप सिंस 2022 टू 2024। अप्रैल मई जून हर मंथ का डेटा दिया हुआ है, कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। आप ईयर बाई ईयर ग्रोथ को भी कंपेयर कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट फॉर
अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो इन केस ऑफ IGS। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। लिथियम रिजर्व फाउंड इन JNK पुट ऑन बिडिंग ब्लॉक। तो रिसेंटली जो हमने जम्मू एंड कश्मीर में जो हमें लिथियम का रिजर्वॉयर मिला था, एक ह्यूज रिजर्वॉयर मिला था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि इंडिया जो है वो 5th और 6th लार्जेस्ट लिथियम रिजर्वॉयर कंट्रीज की कैटेगरी में आ गया। सो फाइनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर्टिकुलर लिथियम रिजर्वॉयर का, लिथियम रिजर्व का जो ऑक्शन है वो कंप्लीट करने जा रही है। अप्रॉक्सीमेटली 5.9 मिलियन टन का एमटी का लिथियम रिजर्व मिला था रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ यूनियन टेरिटरी UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये लिथियम रिजर्वॉयर मिला था बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। और ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट फाइनली इस पर्टिकुलर रिजर्वॉयर के माइनिंग और ऑक्शन के लिए तैयार है। तो बिडिंग जो है वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हो जाएगी एज पर आवर यूनियन मिनिस्टर और यूनियन माइन सेक्रेटरी। और इसके लिए जो ट्रांजैक्शन एडवाइज़र हैं टू जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट वो भी रिकमेंड किए जा चुके हैं। तो ऑक्शन जो होना है लिथियम रिजर्वॉयर का, इसकी प्रिपरेशन शुरू हो जा रही है। हालांकि जो एग्जैक्ट टाइम लाइन है वो जम्मू एंड कश्मीर अथॉरिटीज़ ही डिसाइड करेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओनली फैसिलिटेटिंग दिस पर्टिकुलर बिडिंग प्रोसेस। तो फिलहाल के लिए जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर हैं वो उनका भी सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है। दैट विल डिपेंड ऑन जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर की जो अथॉरिटीज हैं वो डिसाइड करेंगी। हालांकि इस लिथियम रिजर्वॉयर के बाद, इस लिथियम रिजर्व के फाइंड आउट होने के बाद गवर्नमेंट जो है वो सफायर को भी एक्सप्लोर कर रही है उसी सेम रीजन में। And this lithium reservoir or this lithium or the non-ferrous metal actually falls under the very critical earth resource categories। और अभी तक इंडिया में इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स अवेलेबल नहीं था। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में हमें एक बहुत ह्यूज सोर्स मिला है, जिसकी वजह से इंडिया का जो रैंक है लिथियम रिजर्व्स में वो 5th और 6th कैटेगरी में आ गया था, ऐसा कहना था कई सारे एक्सपर्ट का। तो रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर ये रिजर्वॉयर फाइंड आउट किया था, ये रिजर्व फाइंड आउट किया था। फाइनली गवर्नमेंट जो है वो ऑक्शन की प्रोसेस की तैयारी कर रही है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। गो फर्स्ट इन टेलस्पिन फाइल्स फॉर इंसॉल्वेंसी। ये न्यूज़ हम कवर कर चुके हैं। जो गो फर्स्ट है वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जा रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर में गेट लिमिटेड एक्सेस टू गति शक्ति पोर्टल। सो नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को लेकर के, नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, जिसको हम DPIIT भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, हैज फाइनलाइज्ड द ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर व्हाट, फॉर शेयरिंग द गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान डेटा विद प्राइवेट सेक्टर। तो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हम कई बार इस गति शक्ति पोर्टल के बारे में, गति शक्ति स्कीम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो गति शक्ति नेशनल मास्टर डेटा प्लान की शेयरिंग को लेकर के गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। किससे शेयरिंग करने के लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो ये फ्रेमवर्क जो है, ये जो एग्जिस्टिंग व्यूइंग राइट्स है कि कितना जो प्राइवेट सेक्टर है वो कितना डेटा देख सकते हैं इन केस ऑफ इंडियाज सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कितना डेटा उनको विजिबल होगा, कितनी इंफॉर्मेशन उनसे शेयर करी जाएगी, इसको लेकर के ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है। करंटली स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट कैन ओनली एक्सेस दिस पोर्टल, और इस पोर्टल को प्राइवेट सेक्टर को एक्सेस के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। तो कितना नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को देखते हुए कितना डेटा, कितनी इंफॉर्मेशन प्राइवेट प्लेयर से शेयर करी जाएगी, उसके लिए वो जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है। गति शक्ति मास्टर प्लान वॉज लॉन्च इन अक्टूबर 2021 फॉर प्लानिंग द मल्टी मोडल इंफ्रा कनेक्टिविटी टू इकोनॉमिक नोड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर मिल जाएगी। अभी के लिए केवल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट है वो इस पर्टिकुलर पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेयर ने भी डिमांड करी थी, तो उसके लिए ड्राफ्ट रूल तैयार किए जा रहे हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सर्विसेज एक्सपोर्ट राइज रिकॉर्ड 27% इन फाइनेंशियल ईयर 27। तो सर्विस सेक्टर्स का जो एक्सपोर्ट है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ, रिकॉर्ड इंक्रीज देखने को मिला। 27% का इंक्रीज हमें सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट में देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। अप्रॉक्सीमेटली $322 बिलियन का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो इंडिया ने किया है एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा दैट हैज बीन रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे। तो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट, गुड्स का एक्सपोर्ट केवल 6% तक इंक्रीज हुआ, लेकिन सर्विस में 27% का इंक्रीज देखने को मिला। दैट इज गुड न्यूज फॉर इंडिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, वर्कर्स ड्यूज डू नॉट गेट प्रायोरिटी इन केस ऑफ IBC लिक्विडेशन, सुप्रीम कोर्ट। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स और कंपनी के लिक्विडेशन को लेकर के एक केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियरली थर्सडे को बोल दिया है कि जितने भी जो वर्कर्स ड्यूज हैं उनको एज अ प्रेफरेंशियल पेमेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा। इट मीन्स अगर कोई कंपनी
इंसॉल्वेंट हो रही है, बैंक करप्सी हो रही है, तो उसके पहले उसके जो डेटर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनको पेमेंट किया जाएगा, पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को। इसके बाद लेटर ऑन जो अदर सोर्सेज हैं वो आएंगे। जो वर्कर्स ड्यू है, अगर वर्कर की कोई सैलरी ड्यू है तो वो प्रेफरेंशियल पेमेंट में नहीं ट्रीट करी जाएगी फॉर एनी कंपनी दैट इज गोइंग थ्रू लिक्विडेशन प्रोसेस अंडर द IBC 2016। तो मोजर बेयर के लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग्स को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये पर्टिकुलर वर्डिक्ट दिया कि वर्कर्स का ड्यू जो है वो प्रायोरिटी नहीं रखा जाएगा। प्रायोरिटी किसकी रहेगी? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और प्रेफरेंशियल इक्विटी होल्डर्स की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, लिथियम रिजर्व्स फाउंड इन JNK पुट ऑन बिडिंग ब्लॉक। इस न्यूज़ को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि इसकी बिडिंग आ रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, इमर्जिंग इकोनॉमीज मस्ट स्टेप अप टू फिक्स ग्लोबल चैलेंजेस FM। With many of the developed Western economies looking at the long-drawn recession, it is imperative for the emerging economies to become the growth engine for the world। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से US और वेस्टर्न इकोनॉमी और मोर स्पेसिफिकली इफ डेवलप्ड इकोनॉमीज आर फेसिंग दैट रिसेशन, और ये रिसेशन अभी आगे टाइम तक कंटिन्यू रहेगा, तो दिस इज द टाइम फॉर द इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया टू lead the global growth, to become a global growth engine for the world and help to resolving the various global issues and challenges। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसकी एक मीटिंग में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इमर्जिंग इकोनॉमीज को ग्रोथ इंजन बनने के लिए बोला, या ग्रोथ इंजन बनने या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ग्लोबल ग्रोथ को लीड करने के लिए चैनलाइज करने की बात कही। और इससे बोला कि सारे जो इकोनॉमीज़ हैं वो फिलहाल के लिए एक फोरम पर आकर के इस समय जो क्राइसिस की सिचुएशन है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, वेरियस जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए लीड ले सकते हैं। तो जहाँ एक और वेस्टर्न इकोनॉमीज जो डेवलप इकोनॉमीज जो है रिसेशन के साइन शो कर रहे, अगर इमर्जिंग इकोनॉमीज को देखें तो दे आर शोइंग द गुड साइन ऑफ ग्रोथ एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सस्टेन ग्रोथ दैट वी हैव बीन प्लानिंग सिंस लॉन्ग। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, मालदीव्स गेट 2 मेड इन इंडिया वॉरशिप। सो ऑन एन penultimate day of his 3-day visit to Maldives, our defense minister, Mr. Rajnath Singh, handed over 2 made-in-India warship to Maldives National Defense Force, that is MNDF। तो MNDF को 2 इंडिया में जो वॉरशिप हैं वो इंडियन गवर्नमेंट ने हैंड ओवर किए हैं। सो वन ऑफ देम आर a fast patrol vessel FPV capable of coastal and offshore surveillances with high speed, and other vessel was landing craft assault LCA capable of carrying the personnel and equipment, landing them on a beach in a face of opposition। तो 2 वॉरशिप जो हैं इंडिया ने मालदीव को सप्लाई किए हैं। दिस इज वन ऑफ द supply that India has given to Maldives towards the line of credit for its supply of such Indian defense assistance। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन डिफेंस असिस्टेंस है जो इंडिया ने ऑफर किया है मालदीव्स को। और इसका जो अनाउंसमेंट हुआ था बजट 24 में हुआ था, जहाँ पर न्यू दिल्ली ने अप्रॉक्सीमेटली 400 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है मालदीव्स को एलोकेट किया था। उसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्रेडिट में ये जो 2 वॉरशिप्स हैं वो मालदीव्स को इंडिया ने दिए हैं, मालदीव्स में इंडिया ने कमीशन किए हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.